अगर मैं कहूं कि दुनिया के जितने भी महान आविष्कार हुए हैं वो इंसान के दिमाग ने नहीं बल्कि उसकी उंगलियों ने किए हैं, तो शायद सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लगे। हाँ, मतलब काफी अजीब लगेगी क्योंकि हम तो यही मानते आए हैं ना। बिल्कुल। अक्सर ऐसे ही माना जाता है कि कोई भी बड़ी वैज्ञानिक प्रगति बस एक शांत कमरे में बैठकर गहराई से सोचने का नतीजा होती है। मतलब इमेजिन किया जाता है कि कोई साइंटिस्ट कुर्सी पर बैठा है, आंखें बंद हैं, और अचानक से दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है। हाँ एग्जैक्टली, एक महान विचार का जन्म होता है। हम हमेशा से कॉग्निशन या संज्ञानात्मक सोच को ही सबसे ऊपर मानते आए हैं। और इस सोच के पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी है। मतलब हम दिमागी विचारों को एक तरह के जादू की तरह देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे दिमागी वो इकलौती जगह है जहाँ कोई नवाचार या इनोवेशन शुरू होता है और वहीं उसका अंत भी हो जाता है। राइट। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा का जो आधार है शिवा नारायण द्वारा लिखा गया शोध लेख टेक्नोलॉजी एवोल्यूशन थ्रू लर्नोग्राफी, हाउ मोटर साइंस ड्राइव्स इनोवेशन। ये लेख इस पूरी धारणा को ही पलट कर रख देता है। और यही आज की हमारी इस चर्चा का मिशन भी है, ये समझना कि इंसानी तकनीक और जो नवाचार हैं वो सिर्फ हमारे दिमाग की अमूर्त उपज नहीं है, बल्कि वो सीधे तौर पर हमारी उंगलियों और हाथों की हरकतों यानी मोटर साइंस का रिजल्ट हैं। बिल्कुल। और जो इसमें लर्नोग्राफी का सिद्धांत दिया गया है ना, वो एकदम स्पष्ट करता है कि मानव विकास में कॉग्निटिव विचार और मोटर निष्पादन, मतलब हाथों से काम करना, ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही सिस्टम के हिस्से हैं। तो चलिए इसे थोड़ा और बारीकी से समझते हैं। एक बहुत आम एनालॉजी है कि दिमाग एक कंप्यूटर के सीपीयू की तरह है जो सब कुछ प्रोसेस करता है। लेकिन अगर इस लेख के नजरिए से देखें तो दिमाग शायद केवल एक कैड सॉफ्टवेयर है। हाँ, जहां सिर्फ डिजाइन बनता है। राइट। और हमारे हाथ वो उस 3D प्रिंटर की तरह हैं जिनके बिना वो कैड का डिजाइन कभी भी असल दुनिया में आकार ले ही नहीं सकता। मुझे ये 3D प्रिंटर वाली एनालॉजी बहुत पसंद है। मतलब ये जो भौतिक सच्चाई है ना, उसे बहुत अच्छे से पकड़ती है। जब कोई विचार दिमाग में आता है तो वो बस डेटा होता है, सिर्फ रॉ डेटा। हाँ, उस डेटा को भौतिक वास्तविकता में बदलने के लिए एक मैकेनिज्म चाहिए। और अगर हम पूरे जीव विज्ञान को देखें तो होमो सैपियंस ही इकलौती ऐसी प्रजाति हैं जिनके पास एक शक्तिशाली दिमाग के साथ शानदार मोटर क्षमताओं वाले हाथ हैं। मतलब हमारे अपर लिम्स। एग्जैक्टली। उंगलियों की मैपिंग, चित्र बनाना, कोई मॉडल तैयार करना या कोडिंग करना, ये सिर्फ शारीरिक कसरत नहीं है। राइट। ये दरअसल विचारों को भौतिक उपकरणों में ढालने के न्यूरोबायोलॉजिकल टूल है। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, मतलब अगर हाथों का काम इतना ही जरूरी है तो क्या इसका मतलब यह है कि सिर्फ बैठकर किसी महान विचार के बारे में सोचना एकदम टाइम वेस्ट है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब क्या कॉग्निटिव थिंकिंग की कोई वैल्यू नहीं है फिर? वैल्यू है, बिल्कुल है। सोचना समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि वो किसी भी प्रोसेस की शुरुआत है, एक तरह का इनिशियलाइजेशन। अच्छा। लेकिन लेख का तर्क यह है कि सिर्फ कॉग्निटिव लर्निंग अकेले किसी नई तकनीक को जन्म नहीं दे सकती। इसके पीछे की बायोलॉजी को समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे काम करती है? देखो, जब उंगलियों के पोरों से यानी फिंगर टिप से हम कोई काम करते हैं तो वहाँ जो नसों के सिरे होते हैं, जो नर्व एंडिंग्स होती हैं, वो स्पेशल डेटा इकट्ठा करती हैं। मतलब स्थानिक जानकारी। हाँ, और ये जानकारी स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए सीधे मस्तिष्क के बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम तक जाती है। ओके। और ये हिस्से सिर्फ हमारी हरकतों को कंट्रोल नहीं करते, ये हमारे न्यूरल पाथवे को फिजिकली मजबूत करते हैं। ओहो, मतलब सिर्फ सोचने से नहीं होता? बिल्कुल नहीं। केवल सोचने से बेसल गैंग्लिया उस लेवल पर एक्टिव नहीं होता। बिना मोटर एक्टिविटी के न्यूरल सर्किट में वो गहराई या वो वायरिंग आ ही नहीं पाती जो कुछ नया बनाने के लिए चाहिए। तो बेसिकली हमारे हाथ एक तरह का फीडबैक लूप बनाते हैं जो वापस जाकर हमारे दिमाग के ढांचे को ही बदल देता है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अगर किसी विचार को हकीकत में बदलने के लिए हाथों और इस न्यूरल फीडबैक लूप की इतनी जरूरत है तो ये पूरी प्रक्रिया शुरू कैसे होती है, मतलब एकदम जीरो से? इसी को समझाने के लिए लेख में लर्निंग ट्रांसफर के 7 चरणों का बहुत डीप एनालिसिस किया गया है। 7 चरण? हाँ, और जो शुरुआती चरण है वो अमूर्त ज्ञान को समझने से जुड़े हैं। सबसे पहले आता है स्कैनिंग या डेफिनेशन चरण। अच्छा, इस पहले फेज में क्या होता है? इस चरण में मस्तिष्क का हिप्पोकैम्पस मुख्य भूमिका निभाता है। मतलब यहीं से उस कैट डिजाइन की नींव रखी जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प अंतर बताया गया है स्किमिंग और स्कैनिंग के बीच। राइट, स्किमिंग और डीप रीडिंग। हाँ,
स्किमिंग का मतलब है बस जानकारी के ऊपर ऊपर से तैरना। इससे हिप्पोकैम्पस में कोई पक्का न्यूरल मैप नहीं बनता। मतलब कुछ याद नहीं रहता ठीक से। बिल्कुल। लेकिन स्कैनिंग में हर एक शब्द, हर एक कॉन्सेप्ट को गहराई से समझा जाता है ताकि नॉलेज के पूरे स्पेक्ट्रम को पकड़ा जा सके। हिप्पोकैम्पस इसी डीप रीडिंग के जरिए नई जानकारियों का एक डेटाबेस तैयार करता है। अच्छा, और एक बार जब ये कच्चा डेटाबेस तैयार हो जाता है तो दिमाग उस जानकारी को व्यवस्थित करने लगता है। हाँ, जो कि दूसरा चरण है, राइट, जिसे आउटलाइन चरण कहा गया है। ये तो किसी आर्किटेक्ट के ब्लूप्रिंट बनाने जैसा लग रहा है। एग्जैक्टली, जहां ये तय होता है कि दीवार कहाँ होगी, दरवाजा कहाँ होगा। हाँ, इसमें जानकारी को एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर में ढाला जाता है और लेख में इसके लिए एक टर्म इस्तेमाल हुआ है, Z पॉइंट्स। Z पॉइंट्स, हाँ। अगर इसे हम विजुअलाइज करें तो ये Z पॉइंट्स एक तरह के मानसिक कॉकबोर्ड की तरह हैं। जहां अहम जानकारियों को पिन कर दिया गया है और फिर उनके बीच धागे बांधकर एक लॉजिकल कनेक्शन बनाया जा रहा है, जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट का आउटलाइन फीचर होता है या फिर कंप्यूटर कोडिंग में कोई एल्गोरिदम बनाना। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और इस स्ट्रक्चरिंग का सीधा असर तीसरे कदम पर पड़ता है, जिसे कॉग्निटिव चरण कहते हैं। कॉग्निटिव फेज, तो इसमें क्या होता है? तो पहले चरण का रॉ डेटा और दूसरे चरण का ढांचा, ये दोनों मिलकर अब एक लॉजिकल अर्थ में बदलते हैं। इस चरण में तथ्यों, गुणों और कार्यों को बहुत गहराई से परखा जाता है। मतलब एनालिसिस होता है। हाँ, ज्ञान का उपयोग करके समस्याओं का मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक हम पूरी तरह से विचारों के दुनिया में ही बैठे हैं। राइट, हाथ अभी तक पिक्चर में आई ही नहीं है। एग्जैक्टली। इन तीनों चरणों के इस अमूर्त सफर को देखकर मुझे लेखक शिवा नारायण का वो कोट याद आ रहा है। कौन सा? वो जहां उन्होंने कहा है कि कॉग्निटिव ज्ञान मानव मस्तिष्क की पोटेंशियल एनर्जी है, जबकि मोटर ज्ञान उसकी काइनेटिक एनर्जी है। अरे हाँ, ये बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। अगर इसे एक और एनालॉजी से समझा जाए तो जो पहले 3 चरण हैं वो किसी विशाल बांध में रुके हुए पानी की तरह हैं। उस रुके हुए पानी में बहुत ऊर्जा है जो कि हमारा कॉग्निटिव ज्ञान है, लेकिन वो रुका हुआ पानी खुद ब खुद जनरेटर नहीं चला सकता है ना? बिल्कुल नहीं। जब तक वो पानी ऊंचाई से गिरकर टरबाइन को नहीं घुमाता तब तक कोई भी ऊर्जा वास्तविकता में नहीं बदलती। और वो जो बहता हुआ पानी है, जो गति है, दरअसल वही हमारा मोटर ज्ञान है। क्या बात है, बहुत सही तरीके से समझाया। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि दिमाग में जमा इस पोटेंशियल एनर्जी के बांध के दरवाजे खुलते कैसे हैं? हाँ, कैसे खुलते हैं? मतलब ये रुके हुए विचार अचानक उस गति या काइनेटिक एनर्जी में कैसे बदलते हैं जो इनोवेशन कर सके। और यहीं से मोटर साइंस का असली खेल शुरू होता है और हमारा चौथा चरण, इनोवेटिव चरण, शुरू होता है। ओके। ये वो जगह है जहां प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी असल में भौतिक रूप लेना शुरू करती है। तो क्या ये वो पॉइंट है जहां हमारे दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो जटिल योजनाओं के लिए जाना जाता है, वो शरीर को एक्शन लेने का ऑर्डर देता है? हाँ, लेकिन इसमें एक और पेच है। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सिर्फ ऑर्डर नहीं देता, वो बेसल गैंग्लिया और सेरिबेलम के साथ मिलकर एक सिंक बनाता है, एक तरह का तालमेल। बिल्कुल। लेख में इसे समझाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यानी OOP का एक बहुत अच्छा तकनीकी उदाहरण दिया गया है। अच्छा, वो कोडिंग वाला? हाँ, जैसे प्रोग्रामिंग में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स के पुरानी कोडिंग संरचनाओं को मॉडिफाई करके नए और एडवांस्ड एप्लीकेशन बनाए जाते हैं। वैसे ही इस चरण में दिमाग अपने पुराने कॉग्निटिव ज्ञान को नई मोटर गतिविधियों के जरिए एक नए रूप में ढालता है। वाह! जब हाथ काम कर रहे होते हैं ना, तो दिमाग का ये सिंक एक नए समाधान को जन्म देता है। विचार और शरीर एक दूसरे के साथ लगातार बातचीत कर रहे होते हैं यहाँ पर। और इसी बातचीत के बाद इनोवेशन एक ठोस रूप लेने लगता है, जो कि हमारा 5वां चरण है, फॉर्मेटिंग चरण। हाँ, फॉर्मेटिंग फेज। यहाँ लेख में एक बहुत भारी भरकम शब्द का प्रयोग हुआ है, गोल ओरिएंटेड टास्क ऑपरेशन या GOTO, राइट। अगर इसे हम आसान भाषा में समझें तो ये किसी इंजीनियर के वर्कबेंच पर काम करने जैसा है। मतलब इमेजिन करें कि एक इंजीनियर के दिमाग में नया सर्किट बनाने का आइडिया है, जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। बिल्कुल, उसने योजना भी बना ली है, लेकिन जब वो असल में तारों को सोल्डर करता है, पुर्जों को जोड़ता है और एक फिजिकल सिस्टम तैयार करता है जो किसी खास लक्ष्य को पूरा करे, यही गोल ओरिएंटेड टास्क है। एग्जैक्टली। ये चरण अमूर्त विचारों को एक ब्लूप्रिंट से निकालकर
इस्तेमाल करने लायक सिस्टम में बदल देता है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि ये चरण इनोवेशन को अलग सोचने की बजाय अलग तरीके से कार्य करने के रूप में डिफाइन करता है। अलग तरीके से कार्य करना। हाँ, जब तक किसी विचार को एक फॉर्मेट में नहीं ढाला जाता, एक सिस्टम में नहीं लाया जाता, तब तक वो तकनीक बन ही नहीं सकता। सिर्फ एक शानदार विचार होने और उस विचार को एक ऐसे फॉर्मेट में बदलने के बीच बहुत बड़ा अंतर है जिसे दुनिया इस्तेमाल कर सके। बहुत सही बात है। अब मान लेते हैं कि इंजीनियर ने वो तकनीक या प्रोडक्ट बना लिया है, लेकिन कोई भी नई चीज पहली बार में परफेक्ट तो होती नहीं है। ऑब्वियसली। तो उसे बाजार या आम इस्तेमाल के लिए कैसे तैयार किया जाता है? मतलब कैसे कोई भी आविष्कार इतना रिफाइंड हो जाता है कि उसका इस्तेमाल हमें एकदम सहज लगने लगता है? इसके लिए हमें छठे चरण पर जाना होगा, जिसे तक्षशिला चरण या अपडेटिंग चरण कहा गया है। तक्षशिला, प्राचीन भारतीय ज्ञान केंद्र के नाम पर। हाँ, क्योंकि तक्षशिला कठोर परीक्षण और निरंतर सुधार का प्रतीक था। आधुनिक तकनीक में इस लगातार सुधार को लेख में साइक्लोज्ड प्रोसेस का नाम दिया गया है। साइक्लोज्ड प्रोसेस? तो ये एक तरह की साइकिल है। बिल्कुल, ये एक चक्रीय प्रक्रिया है जहां गलतियों से सीखा जाता है, बग फिक्स किए जाते हैं और परफॉर्मेंस को सुधारा जाता है। जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं। एग्जैक्टली। सॉफ्टवेयर की दुनिया में इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं अल्फा और बीटा टेस्टर्स। जब कोई नया स्मार्टफोन या ऐप बनता है तो ये टेस्टर्स उसका भौतिक रूप से इस्तेमाल करते हैं। हाँ, उसे उसकी लिमिट्स तक पुश करते हैं। हाँ, कमियां निकालते हैं और फिर मोटर साइंस और कॉग्निशन का दोबारा इस्तेमाल करके डेवलपर उन कमियों को दूर करते हैं। ये साइकिल तब तक चलती है जब तक तकनीक एकदम स्टेबल ना हो जाए। और जब ये स्टेबिलिटी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है, तब आता है हमारा सातवां और अंतिम चरण, सहज या इंट्यूटिव चरण। इस चरण में एक शब्द सामने आता है जो सुनने में तो किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म का नाम लगता है, डार्क नॉलेज। डार्क नॉलेज? हाँ। ये डीप ब्रेन पेज प्रोसेसिंग से जुड़ा है। तो ये डार्क नॉलेज आखिर है क्या, और ये तकनीक के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, डार्क नॉलेज का मतलब कोई रहस्यमयी या डरावनी चीज नहीं है। अच्छा। इसका अर्थ है अचेतन ज्ञान, मतलब अनकॉन्शियस नॉलेज। वो गहरा ज्ञान जो किसी व्यक्ति या सिस्टम में इस कदर रच बस गया है कि उसे लागू करने के लिए सचेत होकर सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ओके, मतलब वो ऑटोमेटिक हो जाता है। हाँ, इस चरण में मस्तिष्क के 3 मुख्य नेटवर्क एक साथ काम करते हैं। पहला है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क या DMN, जो अचेतन सोच और बैकग्राउंड प्रोसेसिंग संभालता है। दूसरा है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स ACC, जो बिना किसी रुकावट के गलतियों को पकड़ता है और तुरंत सुधारता है। और तीसरा है ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स OFC, जो भावनाओं और होने वाले परिणामों को तौलता है। वाह, ये तीनों एक साथ। हाँ, और जब तकनीक इस लेवल पर पहुंचती है ना, तो वो इंसानी व्यवहार के साथ इतनी घुल मिल जाती है कि उसे ऑपरेट करना एक रिफ्लेक्स एक्शन बन जाता है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी के एक उदाहरण से विजुअलाइज करना शायद ज्यादा आसान होगा सुनने वालों के लिए। बिल्कुल। जैसे जब कोई पहली बार कार चलाना सीखता है। हाँ, बहुत अच्छा उदाहरण है। तो शुरुआत में उसका पूरा ध्यान हर गियर, क्लच और ब्रेक पर होता है। उस वक्त कॉग्निटिव और मोटर स्किल्स का सचेत रूप से तालमेल बिठाना पड़ता है। हाँ, इंसान सोचता है अरे अब ब्रेक दबाना है, अब क्लच छोड़ना है। एग्जैक्टली। ये तीसरे या चौथे चरण जैसा संघर्ष है, लेकिन सालों गाड़ी चलाने के बाद गियर कब बदलना है ये दिमाग को बताना नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं। इंसान कार में बैठा है, बात कर रहा है या गाने सुन रहा है, और कार उसके हाथों और पैरों के जरिए जैसे खुद ब खुद कंट्रोल हो रही होती है। और यही वो जगह है जहां मस्तिष्क के DMN, ACC और OFC मिलकर उस ड्राइविंग को पूरी तरह अचेतन बना देते हैं। तो यही वो डार्क नॉलेज है। हाँ, यही वो डार्क नॉलेज है जहां तकनीक और इंसान का मोटर रिस्पॉन्स एकदम एक हो जाते हैं। वाओ। और पता है, यहीं से ये शोध लेख एक बहुत ही गंभीर विषय की तरफ मुड़ता है। वो क्या? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें, अगर मानव मस्तिष्क इस तरह से काम करता है जहां किसी चीज को पूरी तरह सीखने और डार्क नॉलेज तक पहुंचने के लिए हाथों और उंगलियों का इस्तेमाल इतना जरूरी है, तो आज की हमारी शिक्षा प्रणाली इस सिद्धांत से इतनी दूर क्यों है? स्कूलों में अभी भी सबसे ज्यादा जोर केवल याद करने और मौखिक ज्ञान पर ही क्यों दिया जा रहा है? ये तो बहुत ही चुभने वाला सवाल है। बिल्कुल। लेख ये स्पष्ट करता है कि परंपरागत मौखिक शिक्षा, जिसे टीचर टू स्टूडेंट्स वर्बल नॉलेज ट्रांसफर कहा जाता है, वो आज के डिजिटल और तकनीकी युग में
प्रोडक्टिव नहीं रह गई है। एकदम सही। अगर क्लास में कोई टीचर सिर्फ बोलकर जानकारी दे रहा है और बच्चे सिर्फ बैठकर उसे सुन रहे हैं, तो वो केवल अपने हिप्पोकैम्पस में उस डेटा को स्टोर कर रहे हैं। मतलब वो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी जमा कर रहे हैं। हाँ, वो उस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलने का कोई अभ्यास ही नहीं कर रहे। और यही सबसे बड़ी समस्या है। पारंपरिक स्कूल प्रणाली छात्रों को अक्सर केवल एक रिसीवर मानती है। मतलब उनका काम बस जानकारी ग्रहण करना है और परीक्षा वाले दिन उसे कागज पर उतार देना है। रट्टाफिकेशन जिसे हम कहते हैं। हाँ, रट्टा मारना। लेकिन इस शोध का सीधा तर्क है कि हमें कॉग्निटिव आधारित शिक्षा से हटकर लर्निंग बाय डूइंग और टास्क आधारित कक्षाओं की ओर बहुत तेजी से मुड़ना होगा। जब छात्र अपने हाथों से काम करते हैं, चाहे वो कोई छोटी मशीन खोलना हो, लकड़ी का मॉडल बनाना हो या कंप्यूटर पे कोड टाइप करना हो, राइट, तो वो केवल याद नहीं कर रहे होते, वो अपने दिमाग के बेसल गैंग्लिया में उन मोटर सर्किट्स की फिजिकल वायरिंग कर रहे होते हैं, जो भविष्य में इनोवेशन के लिए सबसे जरूरी है। इसी बात से मुझे लेख का वो हिस्सा याद आ रहा है जहां पेंसिल पावर का जिक्र है। ओह हाँ, पेंसिल पावर। बचपन में फाइन मोटर स्किल्स का डेवलपमेंट बहुत अहम है। मतलब जब कोई बच्चा खुद से चित्र बनाता है, क्ले मॉडल बनाता है या अपने हाथों से लिखता है, तो वो केवल कागज पर कुछ उकेर नहीं रहा होता। बिल्कुल। लिखने की जो ये फिजिकल प्रोसेस है ना, ये दिमाग को धीमा करती है, उसे अक्षरों के आकार और दबाव को प्रोसेस करने पे मजबूर करती है, जो कि कीबोर्ड पर बस एक बटन दबाने से बहुत अलग है। बहुत अलग है। और यही वो नींव है जिस पर भविष्य की इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की इमारत खड़ी होती है। अगर शुरुआत से ही बच्चों को सिर्फ स्क्रीन या किताबों तक सीमित कर दिया जाए और उनके हाथों को कुछ बनाने का मौका न मिले, तो वो कॉग्निटिव से मोटल वाला न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन कभी मजबूत हो ही नहीं पाएगा। और अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर में देखें, तो ये केवल बायोलॉजी या न्यूरोलॉजी का मुद्दा नहीं है, ये सीधे सीधे अर्थशास्त्र का भी मुद्दा है। वो कैसे? क्योंकि किसी भी देश की आर्थिक प्रगति इसी बात पर निर्भर करती है कि वहां प्रोडक्टिव वर्क और वर्कशॉप या मेकर लैब्स को कितनी अहमियत दी जाती है। सही बात है। ज्ञान तभी किसी इकोनॉमी में योगदान दे सकता है जब वो प्रोडक्शन में बदले, और प्रोडक्शन तभी होगा जब हमारी एजुकेशन सिस्टम ऐसे लोगों को तैयार करे जिन्हें काम को अपने हाथों से आकार देना आता हो। शिक्षा का असली उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है। तो क्या है? इसका उद्देश्य भविष्य के टूल मेकर्स तैयार करना है, जो काम को अपने हाथों से आकार दे सकें और नई तकनीकों का निर्माण कर सकें। बिल्कुल। तो आज के इस गहन विश्लेषण से जो सबसे मुख्य निष्कर्ष निकलकर सामने आता है, वो यही है कि सीखने और नवाचार का असली राज केवल हमारे दिमाग की गहराइयों में नहीं है, बल्कि वो हमारे हाथों और दिमाग के एक साथ काम करने के इस फिजिकल तालमेल में छिपा है। ज्ञान की कीमत तभी है जब उसे समझा जाए और फिर मोटर साइंस के जरिए असल दुनिया की सच्चाई में बदल दिया जाए। एग्जैक्टली। लर्नोग्राफी का ये सिद्धांत हमें यही याद दिलाता है कि मानव विकास किसी आराम से बैठी हुई प्रजाति का विकास नहीं है। हम एक उपकरण बनाने वाली, हाथों से काम करने वाली प्रजाति हैं। राइट। जब दिमाग की प्लानिंग और हाथों का एक्शन मिलते हैं, तभी तकनीक उस 7वें और सहज चरण तक पहुंच सकती है जहां वो हमारी जिंदगी का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। तो इस चर्चा को सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही सीधा और स्पष्ट संदेश है। अगर कुछ नया सीखना है, किसी नए विषय में महारत हासिल करनी है, तो सिर्फ पढ़ने तक सीमित ना रहें। बिल्कुल, उसे अपने हाथों से करें। हाँ, डायरी में नोट्स लिखें, मॉडल बनाएं या कोड लिखें। दिमाग तभी अपनी पूरी क्षमता से काम करेगा जब हाथ उसका साथ देंगे। सही कहा। लेकिन इस पूरी चर्चा और शोध के आधार पर एक विचार भी उभरता है जो थोड़ा बेचैन करने वाला भी है। कैसा विचार? देखिए, इस शोध के अनुसार हमारी तकनीक उंगलियों और मोटर साइंस के उपयोग से ही विकसित हुई है। ये हमारे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन का हिस्सा है। लेकिन आज हम इंसान एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां मशीनों को सिर्फ बोलकर निर्देश दिए जा रहे हैं, जैसे वॉइस से आए। एग्जैक्टली। या फिर ऐसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस बनाए जा रहे हैं जहां बिना शरीर हिलाए सिर्फ सोचकर मशीनें चलाने की कोशिश की जा रही है। ये तो है। तो सोचने वाली बात यह है, अगर भविष्य में इंसान तकनीक बनाने या उसका इस्तेमाल करने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पूरी तरह बंद कर दे, तो क्या हमारी दिमागी और तकनीकी प्रगति भी वहीं रुक जाएगी? जिस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदलने के लिए हाथों की जरूरत थी, अगर वो माध्यम ही हट जाए, तो क्या हम इंसान नवाचार करने की अपनी जैविक क्षमता ही हमेशा के लिए खो देंगे?